हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धुआंधार, एक और धमाकेदार सेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री का आगाज किया है, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत की थी और अब उसके अंजाम तक हम आ गए हैं। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का यह आखिरी टॉपिक होगा, यह आखिरी कंसेप्ट होगा जिसको हमें समझना होगा, जिसका नाम है करोजन। करोजन मतलब अब यह समझना कि जब हम कोई आयरन का ऑब्जेक्ट अपने घर से बाहर या छत पे कहीं रखते हैं तो 3-4 दिन के बाद उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग दिखती है। अपन कहते हैं यार सर ये जंग लग गई हमारे लोहे पे, हमारा लोहा का सरफेस खराब होने लगा। वाकई में वो जंग लग गई। उसको हम रस्टिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में, जो एक काइंड का करोजन होता है। या कभी तुम देखोगे कि जो चांदी की ज्वेलरीज होती है, घर में मम्मी होंगी, दीदी होंगी, सिस्टर्स होंगे, कोई चाची होंगे, उनका अगर आप देखोगे तो चांदी की ज्वेलरी अगर 5 साल 7 साल 10 साल तक अगर उनने रखी है तो समय होते होते वो काली पड़ने लगती है, वो टार्निश होने लगती है। उसको हम करोजन कहते हैं। या कभी घर में देखे होंगे आपने कॉपर के बर्तन, पूजन पाठ में इस्तेमाल करते हो आप तांबे के बर्तन को, तो कॉपर के बर्तन पर आप देखोगे, कॉपर के ग्लासेस पर आप देखोगे ग्रीन कलर की एक कोटिंग जमने लगेगी। मतलब वहां पर कॉपर का सरफेस भी अपने आप को खराब करने लगा, अपने आप को डेटोरिएट करने लगा। उसको भी आप करोजन कह दोगे, उसको भी आप करोजन कह दोगे। मतलब मोटे रूप में बात करूं कि मेटल का एटमॉस्फेरिक एयर में, किसी भी मेटल का एटमॉस्फेरिक एयर में रखने पर, किसी भी मेटल को एटमॉस्फेरिक एयर में रखने पर वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करने लगता है और धीरे धीरे अपनी सरफेस को खराब करने लगता है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि भाई मेटल हमारा खराब हो रहा है। इस फिनोमिना को हम कह देंगे हमारा मेटल करोड हो रहा है, एंड द फिनोमिना इज नोन एज करोजन। अगर वो स्पेसिफिकली लोहे पर हो तो उसको हम रस्टिंग कह देंगे। मतलब करोजन ऑफ स्पेसिफिकली आयरन मेटल इज नोन एज रस्टिंग, और बाकी कॉपर पर हो, सिल्वर पर हो तो उसे हम सिंपल करोजन कहते हैं। तो करोजन जो है वो हमारे मेटल को खराब करने की एक ऑटोमेटिकली बाय नेचुरल स्पॉन्टेनियस होने वाली प्रोसेस है, जिसमें जब कोई मेटल किसी एयर में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा जाए तो उसके सरफेस पर अपने आप एक रिएक्शन होने लगती है, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से उस मेटल का सरफेस डेटोरिएट होने लगता है, खराब होने लगता है, और उस फिनोमिना को हम करोजन कह देंगे। एंड इट्स ऑलवेज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि यह सरफेस पर ही एक्ट करेगा। मतलब लोहे का ऑब्जेक्ट अगर देखोगे तो उसका सरफेस पर वो आपको ब्राउन कलर की कोटिंग मिलती है, रस्ट आपको अंदर नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे वो सरफेस को खराब करेगी। और ये बात सही है कि ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक अगर वो रहा लोहा वहां पर तो पूरा मेटल भी करोड हो जाएगा उस टाइम पर, क्योंकि सरफेस खराब हुआ तो फिर अंदर की चीज ऊपर आ गई, फिर वो सरफेस बन गई, वो खराब हुई, फिर अंदर की चीज ऊपर आ गई, वो सरफेस बन गई, वो फिर खराब हुई। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और इस तरीके से आपको ये मेटल दिखेगा। ये देखो, ये गियर्स है किसी गाड़ी के जो पता नहीं कब से कबाड़ में रखी होगी, तो ये देखो ये गियर्स अब ये मूव नहीं करेंगे, ये जंग लग गई, रस्ट लग गई इसमें, ये गियर्स में। अब ये तो ठीक है, चलो गाड़ी नहीं चल रही, किसी के एक पैसे का नुकसान हो गया या फिर गियर का नुकसान हो गया, गियर वो बदलेगा। तुम सोचो जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं, ब्रिज या जो रोड ब्रिजेस होते हैं, जो टनल्स बनते हैं, उन सब में पहले आयरन का इस्तेमाल किया जाता था, लोहे का, और वही धूप में, बारिश में, तूफान में वो ब्रिज वहीं पर रहते थे लोहे के। तो उन लोहे के ब्रिज पर जो लोहा है, आयरन है, वो उससे रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, ऑक्सीजन से करेगा, वाटर से करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वो भी करोड करेगा। और मान लो 20, 25, 50 सालों तक वो आयरन वही है, क्योंकि पुल तो 20, 25 सालों, 50 सालों के हिसाब से बनाया जाएगा, तो 50 सालों से ब्रिज वही है, तो धीरे धीरे वो पुल, वो ब्रिज कमजोर होने लगेगा।
क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे करोड़ होने लगा है, और करोड़ होने पर वो डेटोरिएट हो रहा है, वो खराब हो रहा है, और एक दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। यानी कि वो ब्रिज, वो टनल अगर गया तो तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। इनफैक्ट पहले के जमाने में लोहे को से ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और बनाए जाते थे। अपने घर के टॉल बिल्डिंग्स, जितने भी चीजें होती थी, बड़ी जो फ्लैट्स बनते, टॉवर्स बनते, उनमें आप सिंपल जो आयरन रॉड्स होती हैं वो डालते थे, सरिया जिसको बोलते हो आप, वो डालते थे। वो भी क्या होंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, कभी ना कभी तो एयर से रिएक्ट करेंगे, और एयर से रिएक्ट करेंगे तो करोड़ होंगी, रस्ट होंगी, और रस्ट होंगी तो वो भी डेटोरिएट होंगी। तो करोजन, या स्पेसिफिकली लोहे का करोजन बोले तो रस्टिंग, वहां पर बहुत हानिकारक है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती होगी। वो पूरी बिल्डिंग या जो घर बना है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एक्सीडेंट्स को भी इनविटेशन है, एक्सीडेंट्स को भी नहीं होता है। तो करोजन में हमारा मेटल खराब हो रहा है। और आयरन हमने बता दिया क्या, अगर आयरन खराब हुआ तो आयरन से बनने वाली चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए अब हम इन सबके मैन्युफैक्चरिंग में, इन सबके जब बनाते हैं तो हम आयरन का आज की डेट में इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ करोजन की वजह से। फिर किसका इस्तेमाल करते हैं? हम आयरन के अलॉय का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्टील कह देते हैं। तो आजकल जो ब्रिजेस हो गए, या जो स्ट्रक्चर्स हो गए, बड़े बड़े टावर, घर हो गए, उसमें आप स्टील की रॉड्स का इस्तेमाल करते हो। सिविल इंजीनियरिंग ने भाई साहब यही बहुत बड़ा बदलाव किया है कि आयरन इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ स्टील। अब स्टील क्या, इट्स एन अलॉय। अलॉय से क्या होता है, रस्टिंग होने से बच जाता है। आयरन रहता आयरन ही है, बट आयरन प्योर फॉर्म में नहीं रहता, तो वो रस्टिंग होने से बच जाता है। वो सारी चर्चा अपन करेंगे, वो सारी चर्चा भी करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं करोजन कितना भयावह, कितना डरावना और कितना खतरनाक हो सकता है। इससे डरने की जरूरत है। तो ये करोजन जो है वो श्राप तो है, लेकिन उसी के साथ, अभिशाप के साथ, ये एक वरदान भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे सर करोजन की इतनी सारी गलतियां आप बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि इतना भयावह, इतना खतरनाक है कि पुल को निपटा सकता है, ये ब्रिज को तोड़ सकता है, ये बड़े बड़े एक्सीडेंट करवा सकता है, ये कोई बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसको कोलैप्स कर सकता है, वो जो 100 मंजिला इमारत होगी वो पूरी की पूरी कोलैप्स होगी। तो सर हम तो सोच ही नहीं पा रहे। अब आप बोल रहे हो कि करोजन वरदान भी हो सकता है। देखो, जितना वो खतरनाक है उतना तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन हां कुछ थोड़ा बहुत हम इस करोजन से फायदा निकाल सकते हैं। क्या फायदा निकालेंगे? क्या है इसमें वरदान? कि जब कोई मेटल करोड़ होता है, स्पेसिफिकली जब आयरन करोड़ होता है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, तो इस रस्टिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्यों ट्रांसफर होता है? क्योंकि बाबू ये जो करोजन है, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये जो लोहे में जंग लगने का जो मेथड है, ये एक केमिकल रिएक्शन के रूप में होगा, और वो केमिकल रिएक्शन कोई और नहीं होगी, वो एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन कौन सी होगी? सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन? करोजन ऑफ एनी मेटल। और अगर तुम आयरन की बात कर रहे हो, क्योंकि तुमने जो खतरनाक कंडीशन बताई वो तांबे का सड़ना नहीं बताया, तुमने चांदी का सड़ना नहीं बताया, तुमने कहा सर लोहा सड़ेगा तो ज्यादा डरावना है, क्योंकि हम लोहे पर काफी कुछ डिपेंडेंट करते हैं। ब्रिजेस हो गए, जितने भी रेलवे ब्रिज हो गए या रोड के ब्रिजेस हो गए, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, या जो आप कह लो बड़े बड़े टावर से उनका जो कंस्ट्रक्शन है, वो सब कंस्ट्रक्शन किसके दम पर होता है? वो सब कंस्ट्रक्शन होता है आयरन के दम पर। होता था, अब तो स्टील आ गया, लेकिन वहां पर अगर हम कहें कि थोड़ा सा हमें एक फायदा मिल सकता है, तो वो फायदा क्या है मैं आपको वो भी समझाना चाह रहा हूं। तो वो करोजन जिसका भी हो, स्पेसिफिकली अगर आयरन का भी हो, तो वो एक रिएक्शन के थ्रू होगा, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक हिस्सा ऑक्सीडाइज होगा और एक हिस्सा रिड्यूस होगा। बोले तो एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लूज करेगा, और दूसरा हिस्सा उन्हीं लूज करेगा इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। दूसरा हिस्सा उन्हीं लूज किए गए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे? हो रहे हैं सर, एनोड से कैथोड।
ऑक्सीडेशन से रिडक्शन वाले हिस्से। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और जो कि इस रिएक्शन में भी होंगे, तो क्या मैं उन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को एक वायर के थ्रू नहीं करवा सकता? सर करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। और क्या वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो क्या वायर को छूने पर मुझे करंट नहीं लगेगा? सर लगेगा, क्योंकि आपने कहा है कि कभी भी वायर में इलेक्ट्रॉन दौड़ जाए तो करंट लगेगा। तो मतलब ये सब कुछ करंट डेवलप कर सकता है, करंट इंड्यूस कर सकता है। तो ये सब क्या करेंगे? करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। संपट पड़ी मेरी बात? तो यहां पर यह समझना जरूरी है, यहां पर यह जानना जरूरी है कि करोजन है तो बेकार अपने लिए, और मैं कतई नहीं चाहूंगा कि कोई भी मेटल अपना सरफेस डेटोरिएट करे, धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरीके से डेटोरिएट करके खत्म कर ले। मैं ये नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं करोजन नहीं चाहूंगा। लेकिन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको मैं चाहकर भी कम रोक नहीं सकता, मिनिमाइज कर सकता हूं। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको मैं जीरो नहीं कर सकता, लेकिन कम कर सकता हूं, मिनिमाइज कर सकता हूं। और जब मैं कम करूंगा तो करोजन तब भी होगा, उस करोजन से मैं एक फायदा उठा सकता हूं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करने की सोच सकता हूं। एंड यस, करोजन से भी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो सकती है, हालांकि हम करते नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो वोल्टेज आउटपुट मिलता है वो बहुत नॉमिनल मिलता है, बहुत बहुत कम मिलता है, और वो वोल्टेज आउटपुट आपका किसी काम का नहीं है। मतलब कोई आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने में काम नहीं करेगा। दिवाली पे वो जो झालर लगाते हो ना, वो इतना सा जो बल्ब होता है ना, वो उसको भी नहीं जला पाएगा, इतना कम वोल्टेज है। बट यस, अगर इस पे वर्कआउट किया जाए तो यहां पर आप वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिसको आप मॉडिफाई करके बढ़ा सकते हो, लेकिन यहां पर वोल्टेज इंड्यूस होगा। कैसे होगा? वही हमारा मुद्दा है इस टॉपिक में, जिसको हमने करोजन कह दिया है। संपट पड़ी बात, करोजन में मैं क्या करवाने वाला हूं? ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा करोजन, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ये कभी आपने सोचा नहीं होगा। वो आज आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो करोजन के बारे में पहले तो अपन कुछ डिटेल्स इकट्ठी, मतलब कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो बेसिक थ्योरी है। सबको सारी चीजें वैसे पता है, बट एक थ्योरी पढ़ते एक बार। प्रोसेस ऑफ डेटोरिएशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट, प्रोसेस ऑफ deterioration of a metal as a result of its reaction with air or water surrounding it is known as corrosion। तो कोई भी मेटल अगर होगा, सपोज करो यहां पर ये मेरा एक मेटल है, यहां पर मेरा एक मेटल है, इसके आसपास इसकी एक सराउंडिंग होगी, इसके आसपास इसकी एक सराउंडिंग होगी। इस सराउंडिंग में कौन कौन होगा? ऑक्सीजन गैस होगी, वाटर होगा, वाटर मॉइस्चर के रूप में होगा, ऑक्सीजन गैस होगी, वाटर होगा एज अ मॉइस्चर। वो सब आकर क्या करेंगे? इस मेटल पर अटैक करेंगे। और कहां पर अटैक करेंगे? इस मेटल के सरफेस पर। कहां पर अटैक करेंगे? इस मेटल के सरफेस पर। और जब इस मेटल के सरफेस पर अटैक करेंगे तो ये मेटल का सरफेस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा और अपने आप को डेटोरिएट करने लगेगा, मतलब खत्म करने लगेगा। क्योंकि मेटल मेटल नहीं रहेगा, और हमारे लिए मेटल मेटल नहीं रहा तो हम कहेंगे हमारा मेटल खत्म हो रहा है। तो मेटल का सरफेस धीरे धीरे समय के साथ डेटोरिएट होगा। एक समय आएगा जब पूरा मेटल डेटोरिएट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम करोजन कह देंगे। हाँ, स्पेसिफिकली अगर ये मेटल आयरन निकला, स्पेसिफिकली अगर ये मेटल आयरन निकला, तो आयरन अटैक्ड बाय ऑक्सीजन एंड वाटर सराउंडिंग इट, देन द करोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो आप उस करोजन ऑफ आयरन को क्या घोषित कर दोगे? रस्टिंग। तो रस्टिंग बेसिकली करोजन की ही क्लास है, लेकिन स्पेसिफिकली आयरन के लिए यह वर्ड यूज किया जाता है। और इस मेटल पर आप एक ब्राउन कलर की कोटिंग देखोगे, रेड ब्राउन कलर की कुछ इस तरीके से कोटिंग देखोगे आप। जैसी रेड ब्राउन कलर की आप कोटिंग इसके ऊपर देखोगे तो आप इस कोटिंग को रस्ट कह दोगे। आप इस कोटिंग को क्या कह दोगे? दैट दिस इज रस्ट। तो ये कोटिंग जो हो गई ये आपकी रस्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कंसीडर टू बी अ रस्ट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रस्टिंग। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ करोजन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। यहां पर आप देखो ये पूरा जंग लग रही है लोहे में, ये ऑरेंज रेड ब्राउन कलर, जो भी कलर आप इसको समझ सको, रेड ब्राउन कलर वैसे स्पेसिफिकली से बोला जाता है, ये रस्ट होती है। ये केमिकल होता है जो मेटल पर चिपक गया है और मेटल को हमारा कमजोर कर रहा है, वीक कर रहा है, डेटोरिएट कर रहा है, उसके सरफेस को खत्म कर रहा है, उसके सरफेस को खराब कर रहा है। ये है वो चीज। हमें इसको प्राथमिकता से बचाना चाहिए। हम नहीं चाहते हमारे मेटल करोड़ हो,
लेकिन ये एक ऐसी प्रोसेस है जो भाई नेचुरल होती है, और इसको हम जीरो तो मुश्किल है लेकिन बहुत कम मिनिमाइज कर सकते हैं। बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस के दौरान करंट आप इंड्यूस कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान आपका वोल्टेज यहां पर प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जब यह रिएक्शन होती है मेटल के साथ, किसकी, ऑक्सीजन की और H2O की, तो दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू अ redox reaction. The chemical reaction involved in rusting of iron is a kind of a redox reaction. So chemical reaction involves here means in rusting is a type of redox reaction. और हमने ये पढ़ा है कि जहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, बोले तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि हर सेल में रेडॉक्स हो ही रहा था, मैंने हर सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बनाए, मैंने हर सेल में एनोड और कैथोड बनाए, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जहां भी होगी वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर आपका वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So redox reaction means there must be a transfer of electron from anode to cathodes. Transfer of electron from anode to cathode. So there will be a transfer of electrons, which in results creates potential difference. Creates potential difference. और potential difference अगर create हो गया तो आप समझ गए आपका फायदा क्या हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो तुम करोडिविजन कराओ। अरे वो वोल्टेज इतना बड़ा भी नहीं है कि तुम्हारा बहुत यूजफुल हो जाएगा। मतलब जितना वोल्टेज के मिलने से तुम्हें फायदा नहीं होगा, उतना मेटल के खराब होने से नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी तो यह कि करोजन से बचाना है अपने को। बट अगर तुम्हें लग रहा है या जो बाय नेचुरल होता है कि तुम उसको जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर पाते हो, तो फिर तुम उसमें से क्या निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत वोल्टेज निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। लेकिन आजकल जो ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन है, कोई भी ब्रिज हो, रेलवे वाले हो, रोड वाले हो, कोई भी ब्रिज हो, या जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है, जो बड़े बड़े टावर का कंस्ट्रक्शन है, अब उसमें आप आयरन रॉड इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वहां पर अब आजकल रस्टिंग नहीं होती, वहां पर आप स्टील रॉड इस्तेमाल करते हो। तो वो स्टील के रॉड्स जब बनते हैं, स्टील की रॉड से जब वो चीजें बनती हैं तो वहां पर करोजन नहीं होता, बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है। लेकिन अगर कहीं आयरन ऑब्जेक्ट आपको दिखे तो ये समझ जाना कि वहां पर करोजन होगा, जिसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन वो एक रिएक्शन के थ्रू होगा जिसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एनोड से कैथोड की तरफ, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 100% क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन भाग पा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपके करोजन में हिस्से होंगे। अब ये कैसे होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, कितना वोल्टेज आउटपुट हमें मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो ये सारी बातें अपने को करनी है अपने इस वीडियो में करोजन में। यह है मुख्य मुद्दा। तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके स्क्रीनशॉट के बाद पूरी रिएक्शन समेत मैं आपको करोजन एक्सप्लेन करने वाला हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो आगे। सो करोजन के कुछ एग्जांपल्स दिए। हम मेन चीज रस्टिंग को लेकर चल रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ रस्टिंग में ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करो। आपको लगता है कि मैं इस मेटल को भी डिटोरिएट करके या करोड करके इलेक्ट्रिक वोल्टेज ले सकता हूं, आप बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ रस्टिंग ही पोटेंशियल नहीं देगी डिफरेंस, आपको दूसरे मेटल का भी जो करोजन है वो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हो गया टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो ये सारी चीजें आपको क्या हो गया, आप करोड़ हो गया। ये देखो ऐसा सिक्का होता था पहले ब्रॉन्ज का, ये बेसिकली सिक्का होता था पुराने जमाने में, तो देखो उस पर ग्रीन कलर की ऐसी कोटिंग जम जाती थी। आपको लगता है पता नहीं फंगस वंगस क्या जम गई, अरे कुछ नहीं, ये जो कॉपर है ना, या ये जो ब्रॉन्ज है बेसिकली विच इज एन अलॉय, तो वो क्या करेगा, उसका जो कॉपर का हिस्सा है वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर से, एटमॉस्फेयर में रखी एयर एंड मॉइस्चर से, और वो ग्रीन कलर की कोटिंग बना लेता है।
बेसिक कॉपर सॉल्ट बना लेता है, इसलिए वो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। करोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, देखो बोल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन यहां पर देखने को मिलेगा। केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती होगी, दैट इज व्हाई इसको इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना बोल दिया है। इन करोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो अब आ गई मुद्दे की बात, कौन करोड कर रहा है, कौन रस्ट कर रहा है, सर मेटल। तो मेटल 100% इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, फिक्स हो गई बात। मतलब एनोड की तरह हमारा मेटल काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना बोले तो ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन कौन करता है, मेटल। ऑक्सीडेशन जहां होता है वो कौन सा टर्मिनल होता है, एनोड। तो मेटल हमारा एनोड पर हो गया। तो मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। और ऑक्सीजन एयर में मिलेगी, तो ऑक्सीजन जब एयर में मिलेगी तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, दिस विल गोइंग टू फॉर्म एन ऑक्साइड, सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो मेटल होगा जो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, बोले तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कौन होगा जो लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, वाटर, जो भी एटमॉस्फेयर कंडीशंस हैं उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जैसे ऑक्सीजन को हम कहते हैं इट्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो मेटल से निकालेगा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ सकते, तो वो एक कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वो कंप्लीट हम रिएक्शन देखेंगे, लेकिन अभी ये क्लियर हो गया कि अच्छा मेटल अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर इन करोजन मेटल ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जो मेटल होगा इट ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो जो मेटल होगा वो 100% अपने आप को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा। और जब ऑक्सीडाइज करेगा तो वो एनोड का रिएक्शन मानी जाएगी, वो उसको मान लेंगे। अगर हम एक सेल के नजर से देखें तो उस मेटल को हम अपना एनोड का टर्मिनल मान लेंगे, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और ये बात ऊपर स्टार बनाकर लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जनरली एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है करोजन में, अगर करोजन को हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल माने तो कौन इसमें एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो जो करोड हो रहा है, मेटल ही करोड हो रहा है, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से इसका। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अब तुम्हें समझ में आएगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सारी बातें अब तुम्हें समझ में आएंगी। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग क्या है, ये भाई साहब आपका एक आयरन ऑब्जेक्ट, ये आपका आयरन बना दिया, ये देखेंगे यहां पर, ये आयरन है आपका पूरा, ये आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आयरन है मेनली, और ये इस पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एयर रिएक्ट करे, ये पूरी एयर है यहां पर, दिस इज एयर, बट यहां पर जो है ये आपके बेसिकली एयर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, क्लियर है, ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये आप सबको पता है। जैसे आप कहते हो ना यार बहुत उमस सी लग रही है, बहुत लंबी सी है, मतलब क्या है, स्वेट ज्यादा आ रहा होगा, चिपचिपा सा लग रहा होगा, क्योंकि पानी में एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा है, वाटर ड्रॉपलेट्स की मात्रा ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो ह्यूमिड कंडीशंस बनती है, तो वो एयर वाटर वेपर रहेगा। हाँ, बहुत ही समर हो, 40 डिग्री का टेम्परेचर हो, एकदम ड्राई सिचुएशन हो, कंडीशंस हो, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कम होंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन तब भी होंगे। तो वो एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स उस मेटल जिसको आप आयरन बोल रहे हो उस पर अटैक करेंगे। ये एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स इस मेटल यानी कि आयरन पर अटैक करेंगे। अब रिएक्शन देखेंगे क्या होगा, वही मैकेनिज्म में समझाया गया है। पहली बात क्या बोली गई है, ध्यान से पढ़ेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which begins with the oxidation of iron to ferrous ions, which begins with the formation of ions, that is ferrous ions. What do you mean by ferrous ions? भाई साहब, आयरन जो होता है उसको हम Fe से डिनोट करते हैं, पहले तो तुम ये समझ लो, आयरन जो होता है उसको हम Fe से डिनोट करते हैं। अगर ये अपने कल को कंपाउंड बनाएगा,
अगर कल को ये अपने कंपाउंड बनाएगा तो ये दो कंपाउंड बना सकता है, एक जिसमें आयरन के ऊपर का चार्ज +2 होगा और एक जिसमें आयरन के ऊपर का चार्ज +3 होगा। मेरी बात समझ पड़ी? मैं अभी आपको फेरस आयंस क्यों बोले गए उसका मतलब बता रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हो कि कब फेरस यूज करना है, कब फेरिक यूज करना है, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को हम क्लियर कर देते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसके लिए ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं और बेहतर रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपन इरेज करते हैं और इसके लिए ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ब्लैंक स्लाइड पर तुमको फेरस और फेरिक का कंसेप्ट समझा देता हूं। पहले तुम इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अब तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको अपन इस पर वापस आएंगे, लेकिन पहले यहां जो वर्ड यूज किया फेरस आयन, तुम उसका मतलब समझ लो। ये सिर्फ इस कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा हूं, आगे फेरस फेरिक बहुत बार यूज होगा, किसी और चैप्टर में कहीं और पर आयरन की बात करोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, उसमें आयरन आएगा आपका, आयरन की दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वहां पर भी फेरस फेरिक, मतलब फेरस और फेरिक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए फेरस और फेरिक क्या है। इस पर पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये ब्लैंक स्लाइड का यूज करेंगे और अब फेरस और फेरिक को समझेंगे। तो देखो बेसिकली जो आयरन है उसको हम Fe से डिनोट करते हैं, जो आयरन हो गया उसको अपन Fe से डिनोट करते हैं। तो आयरन जो हो गया वो अपना Fe हो गया। अब Fe जब भी कंपाउंड बनाएगा तो वो दो तरीके के कंपाउंड बना सकता है, वो दो तरीके के कंपाउंड बना सकता है। या तो वो कंपाउंड बनाएगा जिसमें Fe का चार्ज +2 होगा, या फिर वो कंपाउंड बनाएगा जिसमें Fe का चार्ज +3 होगा। या तो Fe वो कंपाउंड बनाएगा जिसमें उसका चार्ज +2 होगा, या फिर वो कंपाउंड बनाएगा जिसमें उसका चार्ज +3 होगा, क्योंकि उसके पास Fe के पास सिर्फ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। Fe डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट कई ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, जो एक से ज्यादा चार्ज रख सकते हैं अपने ऊपर, और इसी वजह से उनको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट कहा जाता है। तो आयरन इज वन ऑफ द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट, और उसके वेरिएबल कितने, दो हैं, या तो +2 या +3, या तो +2 या +3। ठीक है, तो +2 या +3। जैसे जैसे तुम कहो FeO, ये +2 वाला है, तुम कहो FeCl2, ये +2 वाला है, FeCl2 +2 वाला है, तुम कहो FeSO4, ये Fe +2 वाला है, ये +2 वाला है। इसमें सब में Fe किस उस पे +2 पर है। लेकिन अगर तुम कहो मुझसे सर Fe, तुम कहो अगर मुझसे सर Fe2O3, अब इसमें चार्ज +3 है। कैसे +3 है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी -6, तो फिर Fe2 पर +6, Fe2 पर +6, तो एक Fe पर +3, तो एक Fe पर +3, तो Fe2O3। FeCl3 में +3, क्योंकि क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन -3, तो Fe पर +3, तो ये सब वो हो गए जिस पर Fe पर +3 चार्ज आएगा। तो FeO, FeCl2, FeSO4 +2 वाले हो गए, Fe2O3, FeCl3 ये सब +3 वाले हो गए। अब इन सब में जो आयंस मौजूद है वो क्योंकि Fe +2 हैं, और इन सब में जो आयंस मौजूद है वो Fe +3 है, तो इसमें से एक होंगे हमारे फेरस आयंस और एक होंगे हमारे फेरिक आयंस। मतलब इन दोनों में से किसी को मैं बोलता हूं फेरस आयन और किसी को बोलूंगा फेरिक आयन। किसको बोलूंगा फेरस और किसको बोलूंगा फेरिक, वो इस बात से ध्यान रखना जिसमें चार्ज होगा लेस, जिसमें चार्ज होगा लेस, चार्ज बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसमें चार्ज होगा लेस उसमें लगेगा अस, लेस अस, ऐसे याद करना। तो जिसमें चार्ज होगा लेस उसमें लगेगा अस, बोले तो ये मेरा हो गया फेरस आयन, ये मेरा हो गया फेरस आयन, ये हो गया मेरा फेरस आयन।
और फिर ऑब्वियसली जिसमें चार्ज होगा ज्यादा उसमें लग जाएगा एक, तो ये मेरा हो जाएगा फेरिक आयन। ये हो जाएगा मेरा कौन सा? फेरिक आयन। तो एक हो गया फेरस आयन, एक हो गया फेरिक आयन। जिसमें चार्ज होगा लेस उसमें लगेगा अस, जिसमें चार्ज होगा ज्यादा उसमें लगेगा एक, तो चार्ज लेस अस, फेरस। इसलिए ये जो FeO है, ये जो FeO है, इस FeO को मैं फेरस ऑक्साइड कह दूंगा। लिख देता हूं यहां पर, इस FeO को मैं फेरस ऑक्साइड कह दूंगा। तो FeO विल बी नोन एज फेरस ऑक्साइड। FeCl2 फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये क्लियर होना चाहिए। एंड इन द सेम वे Fe+3 अगर मैं फेरिक आयन बोल रहा हूं, Fe+3 को अगर मैं फेरिक आयन बोल रहा हूं तो ध्यान से समझेंगे, Fe2O3 विल बी कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। FeCl3 is called as ferric chloride, फेरिक क्लोराइड। तो ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। तो बस आपको ये देखना है कि सर Fe+2 कौन सा है, उसमें अस लगा दो, फेरस बना दो, और Fe जहां +3 है उसमें फेरिक बना दो। और +2, और अगर मान लो पहले +2 था, बाद में जाकर कहीं Fe+3 हो रहा है अपने आप, तो आप कहोगे कि +2 से +3 हो रहा है, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है। पहले फेरस रहता था, अब फेरिक हो गया। ऐसा कर सकते जो Fe+2, ऐसा नहीं कि वो जन्म जिंदगी Fe+2 रहेंगे, वही Fe+3 बनेंगे आगे चल के। तो पहले फेरस थे, वो आगे चलकर फेरिक बने। आगे चलने का मतलब क्या है? +2 से +3 जाना, +2 से +3 जाना मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना। +2 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। +3 भी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो +2 से +3 जाना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना। मतलब हम ये कहेंगे Fe+2 ने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया और Fe+3 में कन्वर्ट कर लिया। Fe+2 ने खुद को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में कन्वर्ट कर लिया। तो मतलब कभी भी अगर तुम देख रहे हो कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो रहा है। और कभी तुम्हें लगे Fe+3 वापस Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो रिडक्शन से हो रहा है, क्योंकि +3 से +2 आना, कम करना ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन कम करना, मतलब रिडक्शन करना। फिर ऑक्सीडाइज कम किया मतलब रिडक्शन ज्यादा किया। तो कोई भी Fe जो होगा, कोई भी Fe अगर होगा जो +2 से +3 में जा रहा है, तो उसको कहना कि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन करना, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। और अगर मैं कहूं वो +3 से वापस +2 में आ रहा है, तो मैं कहूंगा वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो +2 से +3 जाना ऑक्सीडेशन, +3 से +2 आना रिडक्शन। क्लियर हो गया? ये समझ में आया फेरस और फेरिक? क्लियर हो गया? अब कई लोगों के मन में एक और कहानी चल रही होगी, सर हमने तो एक और ऑक्साइड देखा है। सर आपने 2 ऑक्साइड लिखे, यहां पर कौन कौन से? एक लिखा है सर FeO और एक लिखा है Fe2O3। सर हमने एक और देखा है Fe3O4। सर ये भी तो ऑक्साइड होता है आयरन का। भाई साहब ये इन दोनों का मिक्सचर वाला ऑक्साइड है। मतलब पहले बना FeO +2 वाला, उसने खुद को और ऑक्सीडाइज करा, तो बन गया Fe2O3 +3 वाला, और ऑक्सीडाइज करा, मतलब इसको और ऑक्सीजन दी होगी तुमने FeO को, तो Fe2O3 बन गया होगा। तो अब वहां पर आपको कुछ FeO मिलेगा जो भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ होगा, और कुछ Fe2O3 मिलेगा जो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, क्योंकि FeO जितने आते जाएंगे उतने ऑक्सीडाइज धीरे धीरे होते जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार जादू हुआ, कुछ FeO एकदम से Fe2O3 में सारे कन्वर्ट हो गए, नहीं, धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। तो एक टाइम आएगा जब आपको कुछ FeO भी मिलेगा और कुछ FeO का ऑक्सीडाइज फॉर्म, बोले तो Fe2O3 भी मिलेगा। जब दोनों एक जगह पर मिलेंगे तो Fe3O4 बनता है। कैसे?
FeO प्लस Fe2O3 कर दो, यहीं कर दो, क्या बन गया? Fe3O4, ये बन गया Fe3O4, ये बन गया Fe3O4। ये क्या होगा आपका? FeO क्या है आपका? फेरस ऑक्साइड, इसको आयरन 2 ऑक्साइड भी कहा जाता है, ऐसा आयरन 2 ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड, इसको आयरन 3 ऑक्साइड कहा जाता है, आयरन 3 ऑक्साइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आयरन 3 ऑक्साइड? क्योंकि इसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो फिर Fe3O4 को क्या कह दिया जाएगा? इसको बोला जाएगा आयरन ब्रैकेट में 2,3 ऑक्साइड, 2,3 ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये एक मिक्सचर है किसका? 2 का और 3 का, मतलब इसमें कुछ है FeO वाला +2 वाला और एक कुछ है इसमें Fe3O4, बोले तो Fe+3 वाला, तो +2 वाला भी और +3 वाला भी है। तो ये आयरन का मिक्सचर है, आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये आयरन 2,3 ऑक्साइड है Fe3O4। संपट पड़ी क्या मेरी बात? क्लियर हो गया? आयरन 2,3 ऑक्साइड, फेरस, फेरिक एब्सोल्युटली क्लियर। Fe+2 कब यूज करना है ये क्लियर है, Fe+3 कब यूज करना है ये क्लियर है। Fe+2 से Fe+3 कन्वर्ट हो सकता है क्या करके? ऑक्सीडाइज करके। Fe+3 वापस से अगर Fe+2 जाता है तो हम कहेंगे ये रिड्यूस करके जा रहा है। ये सारी चीजें मन में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि रस्टिंग में ये चीज होगी, क्योंकि रस्टिंग आयरन की ही है, लोहे की ही है, बोले तो Fe की है। उस पे एयर ऑक्सीजन अटैक करेगा तो आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा। अब जब ऑक्सीडाइज करेगा तो कौन सा आयन बनेगा? फेरस की फेरिक, +2 की +3, इस पर चर्चा करनी है। तो उससे पहले यह चीज का क्लियर होना जरूरी था। आई होप क्लियर हो गया होगा। लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर मैं आपको मेन कंटेंट पर आता हूं। लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, नाउ ठीक है, अब आ जाओ वापस से। ओके, अब यहां पर वापस से पढ़ेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच बिगिंस विद द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू फेरस आयन Fe+2। मतलब तुम क्लियर हो गए, जो आयरन पहले है, जो हमारा मेटल है, वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके आयरन को Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा। करना भी चाहिए, क्योंकि आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आयरन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा पॉजिटिव? +2। मतलब वो ये कहना चाहते हैं सबसे पहले आयरन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर अपने आप को तुरंत Fe+2 में कन्वर्ट कर लेगा, विच आर कॉल्ड एज फेरस आयन। फेरस आयन, ठीक है, यह Fe+2 होगा। हमें एनोड की रिएक्शन ऑलरेडी मिल गई है, हालांकि हम रिएक्शन को और डिटेल में भी समझेंगे, बट जो यहां से समझ में आया वो ये है Fe+2। So this is oxidation of anode, लिखा भी हुआ है। Fe getting oxidized to Fe+2 by losing 2 electrons। और चूंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, चूंकि ये रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, और हमें पता है ऑक्सीडेशन जिस टर्मिनल पर हो, बैटरी के उस टर्मिनल को या सेल के उस टर्मिनल को हम एनोड कह देते, तो दिस विल बिकम एट एनोड, दिस विल बिकम एनोड एंड दिस होल रिएक्शन विल अकर एट एनोड। अब ये कितनी शिद्दत से हो रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन को जुदा करने वाला मेटल वो कितनी शिद्दत से मेटल इलेक्ट्रॉन जुदा कर रहा है, उस शिद्दत को हम क्या कहते हैं? उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कितना है? 0.44 वोल्ट। अब तुम कहोगे सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां से आ गया? अरे यहां ऑक्सीडाइज कर रहा है तो एक तरीके से मान लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालूंगा। मैं अभी भी अपनी बात पर हूं भाई साहब, मैं अपनी बात से भटका नहीं हूं। मैंने आपको कहा है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल पर ही फोकस करेंगे, हम करेंगे। तो ऑक्सीडेशन को हम यही रिडक्शन पे कर लेते हैं, रोने घबराने की कोई बात ही नहीं है यहां पर। तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल बोलो कितना होगा? अरे यही होगा 0.44 वोल्ट, बस अंतर कितना आएगा? माइनस चिपक जाएगा, पीछे माइनस चिपक जाएगा, तो -0.44 वोल्ट हो जाएगा। ये E0 रिडक्शन हो जाएगा। तुम्हें E0 रिडक्शन लगता है, तुम E0 रिडक्शन रख लो, कोई घबराने की बात नहीं है। संपट पड़ी क्या मेरी बात? क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई।
ये पूरी चीज क्लियर हो गई। जल्दी से अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको कैथोड की रिएक्शन समझाऊं। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये चीज हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। जो हमने देखा है कि एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो आयरन का होगा और आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Fe+2 में कन्वर्ट होगा और Fe+2 में कन्वर्ट होगा तो ये आपका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका नेगेटिव चिपका देंगे तो बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब आगे रिडक्शन जो कैथोड पर होगा, रिडक्शन एट कैथोड किसका होगा, ध्यान से समझना। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एनोड की तो बड़ी सिंपल है। एनोड की रिएक्शन में यहां पर एक बार लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो या ताकि हमें बार बार पीछे की स्लाइड पे ना जाना हो। तो एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, ध्यान से देखेंगे। एनोड पर होगा Fe अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Fe+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलकर ये Fe+2 और ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं होता है Fe+3 में, ये अपन आगे देखेंगे। वैसे होगा Fe+2, आगे चलकर Fe+3 में भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमने Fe+2 छोड़ दिया है। अब आगे कैथोड पे क्या रिडक्शन होगी। अब देखो, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एयर होगी, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अदर गैसेस भी होंगे। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिलेगा, बोले तो CO2। जो यहीं पर जो मौजूद है वाटर ड्रॉपलेट, जो यहीं पर मौजूद वाटर ड्रॉपलेट बोले तो H2O के साथ रिएक्ट करेगा। कौन, CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा। और जब CO2 और H2O रिएक्ट करेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड बना देगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O दोनों को ऐड कर दो, H2 और CO2 को ऐड कर दो, क्या बन गया, H2CO3। बोले तो क्या ये है कार्बोनिक एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 इट्स अ कार्बोनिक एसिड। क्योंकि ये एसिड है तो 100% ये अपने आप को डिसोसिएट करेगा। H2CO3 अपने आप को डिसोसिएट करेगा H प्लस और CO3 2 माइनस में। H प्लस और CO3 बोले तो हाइड्रोजन के 2 आयन 2H प्लस और CO3 बोले तो कार्बोनेट का आयन CO3 माइनस 2। तो यहां बन जाएगा 2H प्लस प्लस CO3 माइनस 2, ये कार्बोनिक एसिड। तो वही चीज उन्होंने कही कि H प्लस बनेगा और HCO3 माइनस बनेगा। पहले एक H प्लस निकाला, फिर उन्होंने यहां जोड़ दिया कि ये HCO3 माइनस बनेगा। मुद्दा ये कि H प्लस आयन यहां पर बनेगा, वो एक बने, 1 मोल बने, 2 मोल बने, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट H प्लस आयन यहां बनेगा। अब वो H प्लस आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे। कहां, कैथोड पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन Fe ने लूज करा है वो इसके सरफेस पर लूज कर दिया, और जैसे ही लूज करा इलेक्ट्रॉन किसने, Fe ने, वो इस कार्बोनिक एसिड ने गेन कर लिया। इस कार्बोनिक के भी किस हिस्से ने, H प्लस ने गेन कर लिया, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड अपने आप को H प्लस में डिसोसिएट करेगा। इस तरीके से कार्बोनिक एसिड H प्लस में डिसोसिएट करेगा। तो ये जो H प्लस तुम्हें दिख रहा है ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2H एटम यहां बना लेगा। ये देखो 2H एटम बना लेगा। बोले तो एक तरीके से H2 बन गया, ये H2। जो इधर ही मौजूद ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ये तो CO2 और H2O, एयर में तो एक और चीज होगी ना, ऑक्सीजन गैस। एयर में तो आपके ऑक्सीजन गैस भी होगी ना भैया, तो ऑक्सीजन गैस भी तो काम करेगी, रिएक्ट करेगी। तो वो बनने वाला H2 इस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके अपने आप को H2O में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब कहने को ये चाहिए कि 2H हाफ O2, ये 2H का बेसिकली आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2H बनाएगा। तो इस 2H की जगह मैं लिख देता हूं 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2H की जगह लिख दिया मैंने, और ये हाफ O2 एज इट इज आ गया, मिलकर H2O बना रहा है। मिलकर क्या बना रहा है, H2O। मतलब हाइड्रोजन जो है यहां इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है H प्लस, और बाद में जाकर क्या कर रहा है, H2O बना रहा है। इसमें वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सामने आएगा, विच इज 1.23 वोल्ट्स। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सामने आएगा 1.23 वोल्ट्स। ये रिडक्शन पोटेंशियल है वाटर का। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है H प्लस आयन, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H प्लस आयन हाफ O2 से कंबाइन होकर वाटर बना लेगा, क्योंकि H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके 2H बना रहा था। बोले तो H2O2 के साथ मिलेगा, वाटर बनेगा H2O, तो ये H2 बन गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता है
इसमें इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की शिद्दत है वो शिद्दत कितनी है, वो है 1.23 वोल्ट्स, यानी कि ई नॉट रिडक्शन वैल्यू आ गई 1.23 वोल्ट। और ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये कैथोड है जहां रिडक्शन होता है, तो ये सीधा रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने निकाला था पिछली स्लाइड में, कितना था, ई नॉट रिडक्शन इसका कितना था, इसका था -0.44 वोल्ट। बिल्कुल क्लियर। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी सेल की, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यहां से Fe को उचकाया तो ये Fe यहां लिख दिया, यहां से 2H+ को उचकाया ये यहां लिख दिया, यहां से हाफ O2 को उचकाया ये लिख दिया, गिव्स व्हाट, ये Fe+2 तो ये Fe+2 बन गया, और क्या H2O, ये H2O तो H2O बन गया। ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन को हम कह देते हैं इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन जो होगी हमारी वो कहलाएगी कौन सी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन का जो ओवरऑल सेल के अंदर हो रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड ने लूज करे ये लपकते हुए किसके पास गए, कैथोड की तरफ। तो कैथोड की तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, यानी कि यहां पर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इनका सेल पोटेंशियल बोल सकता हूं, जब इस रिएक्शन को एक सेल की नजर से देखूं तो। मतलब Fe के ऑक्सीडेशन को एनोड मान लूं और H+ के रिडक्शन को, जो कि कार्बोनिक एसिड के रूप में हो रहा है और वाटर बनाकर दे रहा है बाद में, उसको अगर कैथोड मान लूं तो ये एक पूरे सेल का पोटेंशियल होगा, ओवरऑल पोटेंशियल। पूरे सेल का एक ओवरऑल पोटेंशियल होगा। और जब ये पूरे सेल का एक ओवरऑल पोटेंशियल बन जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, तो सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, सेल पोटेंशियल निकलेगा सर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके। कैथोड का पोटेंशियल कितना था, लिखा हुआ है अभी सामने 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट। तो ई नॉट कैथोड कितना हो गया सर 1.23 वोल्ट, माइनस एनोड का पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट। तो माइनस, ये तो फॉर्मूले का आया, ये खुद में भी माइनस है तो -0.44 वोल्ट। माइनस और माइनस बोलो लपक के क्या हो जाएंगे, प्लस। 1.23 प्लस 0.44, 1.23 प्लस 0.44, 1.23 प्लस 0.44 ऐड कर दोगे तो यहां पर ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1। नेट पोटेंशियल कितना आ गया 1.67 वोल्ट। ये देखो ये लिखा हुआ है, लिखा है 1.67 वोल्ट, ये देखो 1.67 वोल्ट। ये है रस्टिंग के दौरान जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जिसमें ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है, रिडक्शन कैथोड पर हो रहा है। तो वो एक सेल की तरह काम करें अगर, तो उस सेल का जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा ये इतना होगा 1.67। अब देख लो कितना शानदार है। बल्कि अगर तुम डैनियल सेल से कंपेयर करो, जिंक और कॉपर वाला, उसका पोटेंशियल आउटपुट 1.1 होता था, याद करो, जिंक और कॉपर का 1.1, उससे ज्यादा आ रहा है 1.67। सोचो, निकल कैडमियम सेल का वोल्टेज हमने पढ़ा था 1.4, निकल कैडमियम, अभी तुम 4 पन्ने पलट के देखो, निकल कैडमियम सेल हमने पढ़ा है, निकल कैडमियम सेल का पोटेंशियल 1.4 वोल्टेज, उससे ज्यादा है। मतलब देख रहे हो सामने, मतलब वो चीज हो गई भाई साहब, बगल में चिचोरा नगर में ढिंडोरा वाली बात की। इतना बड़ा सेल पोटेंशियल वाला सेल हमारे सामने रोज हम देखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में। बाहर निकले कोई ना कोई लोहा में दिखता है जंग खाता हुआ, छत पे जाए तो कोई ना कोई लोहा दिखता है जंग खाता हुआ, किसी पार्क में जाए, किसी गार्डन में जाए तो वहां लोहे की जितनी भी चीजें होंगी वो सब जंग खा रही हैं। ठीक है, उनको जंग से बचाया गया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, किसी ने जानबूझकर उनको करोड़ होने के लिए नहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन अगर वो जंग खाएंगे तो वो इतना पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं 1.67 वोल्ट का। मतलब उस जंग खाते हुए लोहे से तुम बिजली उत्पन्न कर सकते हो।
तुम वोल्टेज क्रिएट कर सकते हो एंड द वोल्टेज ऑफ अराउंड 1.67 वोल्ट उस करोजन के दौरान, उसको एक पूरा एक सेल की तरह अगर बिहेव करवाए तो क्या मेरी बात संपट पड़ी? ये 1.67 वोल्टेज की कहानी संपट पड़ी? ये आपको क्लियर होना चाहिए 110%, 1.67 वोल्टेज के हिसाब से। क्लियर टू एवरीवन? 1.67 वोल्टेज समझ में आया? ये पूरी चीज समझ में आई? ओवरऑल रिएक्शन आई होप समझ में आई होगी। अगर इन केस कोई भी डाउट है तो मैं अभी वो डाउट और क्लियर कर देता हूं, आपका एनोड और कैथोड को एक ब्लैंक स्लाइड पर भी बता देता हूं। बट उससे पहले क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। टीप लिया ये चीज? थोड़ा हौच-पौच अगर हो गया पोटेंशियल्स निकालने में तो मैं रिएक्शंस को एक बार और क्लियरली लिख देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए, क्योंकि रस्टिंग की रिएक्शन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रस्टिंग की रिएक्शंस। यहां देखेंगे एट एनोड Fe खुद को ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, Fe+2 में कन्वर्ट कर लेगा, बात खत्म। ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एट कैथोड जहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा? ध्यान से सुनेंगे। पहले सबसे पहले हमने किसको कन्वर्ट करा? हमने H2O को पकड़ा और CO2 से रिएक्शन कराई तो ये अपने आप H2CO3 बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन बल्कि मैं अलग से लिख देता हूं क्योंकि ये कैथोड पे नहीं होगी, नहीं तो तुम सोचोगे ये कैथोड पे हो रहा है, ये तो हवा में हो रहा है। CO2 और H2O जो हवा में है दोनों, उनने मिलकर H2CO3 बना लिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 अपने आप को डिकम्पोज करेगा किसमें? आयंस में। तो H++ CO3 -2 के आयंस बना देगा, CO3 -2 के आयंस बना देगा, 2H++ CO3 -2 के आयंस। ये H2CO3 क्या कर रहा है? अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है। अब इसमें से जो 2H+ है वो रिएक्ट करेगा कैथोड पर, वो अटैक करेगा। तो 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करे एनोड से, वो लपक के किसके पास आएंगे? कैथोड के पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये H2 बन जाएगा। देखो ये आपस में H2 बना लेंगे, वो फिर हाफ O2 से रिएक्ट करेगा और मिलकर H2O बन जाएगा। ये है रिएक्शन, समझ में आई? तो ये इसकी कैथोड पर होने वाली रिएक्शन से पहले की 2 स्टेप्स है। ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन से पहले की 2 स्टेप है। तो मेन रिएक्शन ये हो गई, फिर से देखेंगे मेन रिएक्शन क्या हो गई? वहां से जो 2H+ बना है वो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जो आएंगे उसको गेन कर लेगा, ये हिस्सा बन जाएगा अब H2, ये हिस्सा H2 बन गया, प्लस हाफ O2 के साथ ये बना लेगा वाटर। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ध्यान से देखेंगे ओवरऑल रिएक्शन को। ये क्या है? Fe, ये Fe प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस वाले और माइनस वाले तो कैंसिल हो गए, तो कुछ बचा नहीं, प्लस 2H+, ये 2H+ हो गया, प्लस हाफ O2 गिव्स Fe+2 प्लस H2O। ये आपकी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिसका सेल पोटेंशियल 1.67 वोल्टेज तुम्हें मिलेगा। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब क्या ये यहीं पर रुक जाएगा? तो नहीं, रिएक्शन तो हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे आपको सरफेस पर एक ब्राउन कोटिंग दिखेगी जिसको आप रस्ट कहते हो, जंग कहते हो। वो क्या होता है? ये जो Fe+2 बना है बाबू, ये जो Fe+2 बना है बाबू, ये उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो एयर होगी उस एयर के साथ रिएक्ट कर कर अपने आप को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब जो Fe+2 बन के बैठा है वो ऑक्सीजन की मदद से और इलेक्ट्रॉन लूज करके और ऑक्सीडाइज करेगा और +2 से बोलो किस में चला जाएगा? +3 में। किस में चला जाएगा? +3 में। तो ये Fe+2 फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 में कन्वर्ट होगा। तो दिस Fe+2 will react further, gets oxidized and will form
Fe2O3 और इस पर कुछ मॉइस्चर लग जाएगा तो मिलकर ये एक ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम रस्ट कह देते हैं। इसी कलर का होता है जिस कलर के पेन से मैं लिख रहा हूं, रेड ब्राउन कलर बना लेंगे जिसको हम रस्ट कह देते हैं। तो ये Fe+2 खुद को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। ये फॉर्मूला होता है रस्ट का, Fe2O3.H2O। इनफैक्ट XH2 आता है क्योंकि वाटर जितना ज्यादा होगा उसके हिसाब से X की वैल्यू निर्भर करेगी, वाटर जितना होगा उसके हिसाब से X की वैल्यू निर्भर करेगी। तो ये हो गया Fe2O3.XH2। ये चीज हो गई रस्ट। संपट पड़ी क्या मेरी बात? क्लियर हुआ ये सारी चीजें? ये होता है फॉर्मूला। अभी यही चीज आगे लिखी उसी स्लाइड में, लेकिन ये मैंने इसलिए बताई ताकि आपको दोनों रिएक्शंस इंडिविजुअली एक बार फिर से समझाओ, क्लियरली लिखूं, क्योंकि वहां हमने पोटेंशियल निकाला तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया। क्लियर हो गया? जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? यही चीज यहां पर हमने समझी थी। अब इसी के आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। द Fe+2 आयंस, ध्यान से पढ़ें, Fe+2 आयंस सो फॉर्म्ड मूव थ्रू वाटर एंड रीच एट द सरफेस ऑफ आयरन वेयर दे आर ऑक्सीडाइज टू Fe+3। सो दे विल मूव थ्रू वाटर, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वाटर भी रिएक्ट करेगा और ये अपने आप को Fe2O3 में कन्वर्ट कर लेंगे, जहां पर Fe का चार्ज +3 होता है। याद है ना, Fe2O3 में पहले FeO बन गए, यानी कि यहां पर Fe+2 के आयंस थे, मतलब FeO बने हुए रहे होंगे, फिर ऑक्सीजन और वाटर और मिला इनको FeO को, तो ये FeO से किस में कन्वर्ट हो गए, Fe2O3 में, जहां पर Fe पर चार्ज +3 आता है, जहां पर Fe पर चार्ज +3 आता है। तो Fe2O3 फर्दर बन गया Fe+3 में, तो ये Fe2O3 बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो दिस इज Fe2O3 where they are oxidized to Fe+3 ions by atmospheric oxygen and constitute the rust which is hydrated ferric oxide। तो एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेंगे और वहां पर क्या बना लेंगे, खुद को रस्ट बना लेंगे विच इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोले तो Fe2O3.XH2O, दिस इज कॉल्ड एज रस्ट। ये वो रेड ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है जो लोहे पर जंग खाता है, ये उसका फॉर्मूला है जिसको हम रस्ट कहते हैं, Fe2O3.XH2O। X वेरिएबल है क्योंकि भैया जहां जहां पर एटमॉस्फेयर बदला, जैसे तुम्हारे एटमॉस्फेयर और मेरे एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा अलग अलग होगी। तुम्हारे यहां मान लो बारिश हो रही है तो तुम्हारे यहां वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में ज्यादा है, मेरे यहां गर्मी पड़ रही है तो मेरे यहां कम है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स तो वेरी करेंगे एटमॉस्फेरिक। तो ये x की वैल्यू इसलिए यहां पर वेरिएबल छोड़ रखा है कि जितना वाटर होगा उस हिसाब से वो फॉर्मूला बनाएगा, बट इट्स अ हाइड्रेटेड फॉर्म, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है। मेन ये है रस्ट Fe2O3। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये चीज होती है जो हमको किस में देखने को मिलती है, रस्टिंग का मैकेनिज्म में कैसे वोल्टेज क्रिएट हो सकता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है जिससे करंट इंड्यूस हो सकता है। ये है इस पर पूरी चर्चा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें। तो ओवरऑल ये रिएक्शन हमने पूरी तरीके से समझ ली और हमने देख लिया रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। यही चीज आपको थोड़ा सा विजुअल फॉर्म में, इमेज फॉर्म में आपको बताई गई है कि यहां पर आप देखो, ये आपका आयरन ऑब्जेक्ट है तो ये Fe+2 होगा। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां कैथोड साइड पे चला जाएगा रिएक्शन करने। कैथोड साइड वही रिएक्शन होगी जो आप देख रहे हो बेसिकली, यहां पर H2O का फॉर्मेशन होगा। और एनोड साइड की जो रिएक्शन है, ये एनोड साइड की रिएक्शन हो गई इतनी, तो यहां पर Fe अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में। बाद में जाकर Fe+2 का आयन फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यहां पर जो Fe+2 है, और Fe2O3.XH2O बना रहा है जो ये ब्राउन कलर की रस्ट है। तो ये जो ब्राउन कलर की उन्होंने रस्ट बताई है, ये आपका Fe2O3.XH2 है जो आयरन का ऑक्साइड है। तो वही सारी चीजें बताई और ये सारी रिएक्शन सरफेस पर होती हैं। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, रस्टिंग, आयरन की जो रस्टिंग हो रही है, ये सरफेस पर होती है। तो सरफेस पर चूंकि ये पूरी रिएक्शन होती है, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन इज कंसीडर्ड टू बी अ सरफेस फेनोमेना। तो रस्टिंग, ये भी लिखेंगे हम यहां पर, रस्टिंग ऑफ आयरन, इनफैक्ट सिंस लिखना चाहिए, सिंस रस्टिंग ऑफ आयरन occurs at the surface
occurs at the surface, therefore it's a surface phenomena. Therefore it's a surface phenomenon. तो इसलिए इसको सरफेस फेनोमेना कहा जाता है, इसको सरफेस फेनोमेनन कहा जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि सरफेस पर ही ये रस्ट बनता है। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि कैसे इस रस्टिंग को बचाया जा सकता है। वैसे तो मैं तो कहता हूं बचाओ मत यार, 1.67 का वोल्टेज मिल रहा है तो काफी कुछ है, लेकिन ये 1.67 वोल्टेज से जितना फायदा हमें नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर वो मेटल रस्ट हो गया, आयरन रस्ट हो गया तो हमें रस्टिंग से बचाना ही चाहिए कायदे में। ठीक है, तो लेकिन अगर कहीं लगता है कि नहीं बचा सकते, कोई उम्मीद नहीं है, तो एटलीस्ट करंट तो निकाल ही सकते हो 1.67 वोल्टेज से। हालांकि वो उसका जो सेटअप होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन से हम करंट विड्रॉ नहीं करते। बट यस, करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग बात करेंगे कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स थ्रू व्हिच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। स्क्रीनशॉट लेंगे। Okay, now let's understand the few methods through which rusting can be prevented or corrosion in fact can be prevented। मतलब हम ओवरऑल करोजन प्रिवेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ यहां आयरन को रस्ट से बचाने का नहीं, सारे मेटल को करोजन से बचाने के लिए हम जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जिन प्रयासों को कर सकते हैं, उन मेथड, उन प्रयासों की बात करते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर, समझेंगे इस बात को पहले। करोजन प्रिवेंशन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। हमें बचाना है, ये हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस है। हमें वोल्टेज के लालच में नहीं आना है, हमें इलेक्ट्रिक करंट का मिलने के लालच में नहीं आना है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक करंट मिलकर फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा मेटल के करोड होने से नुकसान हो जाएगा। सो दिस नॉट ओनली सेव्स मनी बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट सच एज अ ब्रिज कोलैप्स और फेलियर ऑफ अ की कंपोनेंट्स ड्यू टू करोजन। तो ये ब्रिज कोलैप्स की मैंने बात करी, टावर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ या घरों का जो कंस्ट्रक्शन हुआ उनके जो कोलैप्स की मैंने बात करी, या जब आप व्हीकल्स देखते हो तो जो गियर होते हैं वो आयरन के होते हैं, तो वो करोड हो गया, तो वो जो की कंपोनेंट्स है उनका फेलियर हो जाएगा, आगे चलकर गियर फेल हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इनको बचाने के लिए हमें करोजन से बचाना चाहिए, इसमें पैसा भी बचेगा और ये सारे बड़े एक्सीडेंट से जो नुकसान हो सकता है वो भी बचेगा, इसलिए करोजन से बचाना पड़ेगा। सो फ्यू मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करोजन आर, सबसे पहला बैरियर प्रोटेक्शन। सबसे पहला मेथड क्या है? बैरियर प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या होगा, आप बीच में एक ऐसा बैरियर लगा दोगे कि जो ऑक्सीजन है या जो वाटर है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बोले तो जो एटमॉस्फेयर है, वो उस मेटल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाए। अब वो कैसे करोगे? बैरियर प्रोटेक्शन से। क्या क्या मेथड उसमें होंगी, चर्चा करेंगे। सेकंड इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होगा कि यहां पर एक और मेटल सैक्रिफाइस कर देगा किसी दूसरे मेटल को बचाने के चक्कर में। सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस करने का जो टेंडेंसी होगी वो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें जिस मेटल को बचाना है, हमें जिस मेटल को बचाना है उस मेटल के ऊपर हम दूसरा मेटल कोट कर देंगे और बोलेंगे भैया तुम बलिदान दे दो। मतलब वो जो दूसरा मेटल कोट किया वो ऐसा बोलेगा कि अगर तुम्हें पीछे वाले मेटल को छूना है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। ऐसा होता है ना बॉलीवुड के डायलॉग्स, तो बस ऐसे ही वो मेटल अपनी कुर्बानी दे देगा और एयर को बोलेगा तुम मुझे करोड कर दो लेकिन मेरे पीछे वाले मेटल को तुम करोड नहीं करोगे। ये है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। कैसे होगी, कैसे क्या तरीका होगा, ये बात करेंगे सैक्रिफिशियल पे। एंड द थर्ड मेथड इज बाय इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। बाय इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम मेटल को कैथोड पर ला देते, हम मेटल को कैथोड पे बना देते, क्योंकि देखो मेटल तुमने कहा अगर करोड हो रहा है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट। ये बात इनफैक्ट हमने स्टार बनाकर लिखी भी है ऊपर कि मेटल अगर करोड कर रहा है इट मींस इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इन इटसेल्फ, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर, मतलब हमारा मेटल एनोड पर पहुंच गया। अगर हमको जुगाड़ पानी करके, अगर हम कुछ अरेंजमेंट करके उस मेटल को एनोड की जगह कैथोड पर बना दे तो उसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा।
क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। तो चूंकि मेटल फिर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो मेटल इसका मतलब करोड नहीं होगा। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन से किया जा सकता है। अब ये जुगाड़ पानी कैसे लगेगा, कैसे ये काम होगा, ये यहीं पर समझेंगे इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन में। संपट पड़ी क्या बात? तो अब इसको अपन क्लियर करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, एक एक मेथड को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला बैरियर प्रोटेक्शन। बीच में कुछ ऐसा सब्सटेंस लगा दो जिससे एटमॉस्फेरिक एयर उस मेटल को टच ना करे, उस मेटल के कांटेक्ट में ना आए। अगर ऐसा कर पाते हो तो बैरियर प्रोटेक्शन कर रहे हो। और इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं या तो कोई पेंट, ऑयल या ग्रीस लगाकर। कोई भी ल्यूब्रिकेटिंग चीज लगा दो आप, ऑयल ग्रीस, तो वो एक फिल्म बन जाएगी ऑयल और ग्रीस की। या पेंट कर दो। तो आपने देखा होगा जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं बाहर जो रखे रहते हैं, आपके जैसे गाड़ियां हो गई, उसमें अगर लोहा यूज हुआ है तो वो गाड़ी ऊपर पेंट कर देते हैं। पार्क में जाओगे तो बच्चों के झूले आपने देखे होंगे, वो झूले सब पेंटेड रहते हैं, आयरन के रहते हैं। तो वो पेंट क्यों करते हैं? कलरफुल दिखे वो तो चलो ठीक है, खूबसूरत दिखे वो एक अलग बात है, लेकिन वही पेंट साथ ही साथ क्या करेगा? उस आयरन को एटमॉस्फेरिक एयर से कांटेक्ट में आने से रोकेगा। यानी कि उस आयरन को करोड होने से, बोले तो रस्ट होने से रोकेगा। और जब वो आयरन रस्ट से रुकेगा तो वो झूले हो गए, आपकी गाड़ियों का जो ऊपर की बॉडी हो गई, वो सब लंबे समय तक चलेगा, लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, तो मेटल सरफेस इज कोटेड विद द सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल। तो आप उन मेटल सरफेस को क्या कर दोगे? कोट कर दोगे या पेंट कर दोगे उन सब्सटेंसेस से जो अलाउ ना करे ऑक्सीजन को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को कि ये डायरेक्टली मेटल के कांटेक्ट में आए। तो पेंट भी वो कर सकता है और ऑयल और ग्रीस भी वो कर सकता है, क्योंकि ऑयल और ग्रीस एक फिल्म बना देंगे। क्या करेंगे? मेटल पर एक फिल्म बना देंगे और मेटल और एयर के बीच में आकर रह जाएंगे और बोलेंगे कि हम एयर को मेटल के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। कोटिंग सब्सटेंसेस कैन बी, पेंट हो सकता है, ऑयल फिल्म और ग्रीस हो सकती है, और इट कैन बी एनी नॉन करोडिंग मेटल लाइक निकल और क्रोमियम। आप नॉन करोडिंग मेटल जैसे निकल और क्रोमियम में आप इसको भी रख सकते हो और मेटल को एयर से कांटेक्ट में आने से बचा सकते हो। यह बैरियर प्रोटेक्शन है। तो नाम से ही समझ में आ रहा था, बैरियर बन जाएगा कोई और प्रोटेक्ट कर लेगा मेटल को। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर बन गया कोई। ऑक्सीजन आ रही थी, एयर आ रही थी मेटल पर अटैक करने के लिए, लेकिन बीच में कोई बैरियर आ गया, कोई रुकावट आ गई। वो रुकावट किसी पेंट की हो सकती, किसी ऑयल की हो सकती, किसी ग्रीस की हो सकती, किसी दूसरे नॉन करोडिंग मेटल की हो सकती है। और वो रुकावट से पीछे वाला जो मेटल था मेन, जिस पर ऑक्सीजन अटैक करना चाह रहा था, वो बच गया, वो प्रोटेक्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज बैरियर प्रोटेक्शन। स्क्रीनशॉट लेंगे, सेकेंड मेथड पे चलते हैं फिर। ओके, सेकेंड मेथड नाउ, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पर कोई सेक्रीफाइस करेगा, मतलब कोई एक ऐसा होगा जो करोड़ हो जाएगा, और जब वो सामने रहकर करोड़ हो गया तो पीछे वाला फिर करोड़ होने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले को फिर करोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जिससे कांटेक्ट में उसी को करोड़ करेगी। तो सामने एक ऐसा मेटल लगा देंगे, ऊपर उस मेटल को जिसको हम बचाना चाहते हैं उसके ऊपर एक ऐसा मेटल लगा देंगे जो सेक्रीफाइस कर देगा, यानी कि खुद करोड़ हो जाएगा लेकिन अपने पीछे वाले मेटल को करोड़ होने नहीं देगा। सेक्रीफिशियल करोजन। आयरन मेटल सरफेस इज कवर्ड विथ अनदर मेटल। देखो, आयरन का जो मेटल सरफेस है वो कवर्ड हो जाएगा दूसरे मेटल से। मेटल यूज्ड फॉर कोटिंग इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब वो मेटल जिसको हम कोट कर रहे हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस व्हाट? इट हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है केमिस्ट्री में? द एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं जनरली। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या है? यहां अगर हम डेफिनेशन लिखें हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की, सो एलिमेंट्स which
have tendency to lose electrons, which have tendency to lose electrons, are called as electropositive elements. They are generally metals. और वो जनरली कौन होते हैं? They are generally metals. वो जनरली कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं. सो दे आर जनरली मेटल्स. सो एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने जाते हैं. और क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं? क्योंकि भैया जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज अपने अंदर से निकाल देगा. जब नेगेटिव निकाल देगा तो खुद तो पॉजिटिव बनेगा ना, और वो अक्सर मेटल ही करते. तो जिस मेटल को हमें बचाना है उस मेटल के ऊपर हम एक ऐसा मेटल लगा देंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब जिसकी ज्यादा टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. क्यों लगा देंगे? क्योंकि जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो मेटल फिर एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. क्योंकि एनोड पर तो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है ना. करोजन में हमने क्या पढ़ा है? स्टार बनाकर भी लिखा है ऊपर ये बात. करोजन में जो मेटल है इट गेट्स ऑक्सीडाइज एट एनोड. मेटल जो है गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एट कहां पर? एनोड पर. तो मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कहां पर? एनोड पर. तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड. तो वो मेटल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा कहां पर? एनोड के ऊपर. लेकिन अब हमने ऐसा मेटल यूज कर लिया जो हमारा जिस मेटल को बचाने का उद्देश्य है उस मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखता है. तो वो बोलेगा भैया मेरे को आप ऑक्सीडाइज कर दो एनोड पर. बोले तो मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालो क्योंकि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं. तो आपको एक ऐसे मेटल से कोट करना होगा उसको जिसको जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो. देन आयरन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम लूजिंग इलेक्ट्रॉन. तो अगर आप आयरन को बचाना चाह रहे हो यहां, तो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आपको यहां पर कोट करना होगा. सर हमें कैसे पता चलेगा आयरन के से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? भैया जिसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू आयरन से कम होगा उसी का ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा होगा, यानी कि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा आयरन से ऊपर. तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन के रिडक्शन पोटेंशियल से कम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कोई भी मेटल उठाकर आप आयरन के ऊपर कोट कर सकते हो जिसमें आयरन का करोजन या रस्टिंग होने से बच जाएगा. और ऐसा करने पर आप उसका सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर रहे होंगे. किस मेटल को यूज करना है? आयरन से जो रिडक्शन पोटेंशियल कम रखते हो. संपट पड़ी बात. क्योंकि आयरन से जो कम रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे मतलब वो आयरन से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख रहे हैं, मतलब खुद को ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइज कर सकते हैं आयरन से. तो वो एनोड पर चले जाएंगे ऑक्सीडाइज होने, फिर आयरन को जाने की जरूरत नहीं है. कंसेप्ट क्लियर हुआ? और ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक एप्लीकेशन बन गया करोजन में भी. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्योंकि हमने अरेंज किया हुआ है तो जितने भी मेटल्स थे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, मैं ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव में था उनके हिसाब से आप ये चीज कर सकते हो. क्लियर हो गया? और हमने ये बात कर ली थी आयरन का पोटेंशियल कितना आया था. आयरन का पोटेंशियल हमने पिछली स्लाइड में देखा भी था, यहां पर पिछली स्लाइड में देखा भी था. आयरन का पोटेंशियल ये देखो, Fe का पोटेंशियल विच कम्स आउट टू बी 0.44 वोल्ट. ये रहा 0.44 वोल्ट. तो 0.44 वोल्ट जो है, इनफैक्ट -0.44 वोल्ट की अगर हम बात करें तो -0.44 वोल्ट से कम जिसका पोटेंशियल होगा. लिथियम का याद है -3.03 था. सोडियम, पोटेशियम, ये सबका कम है रिडक्शन पोटेंशियल. तो आप उनमें से किसी को भी कोट कर सकते हो आयरन के साथ. बट सोडियम को मत करना, नहीं तो आग लग जाएगी. सोडियम पोटेशियम को मत करना. ठीक है, आयरन से ऊपर बहुत सारे मेटल्स है, आप उनमें से किसी को कर सकते हो. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time the more active metals gets consumed, but as long as it is present there it protects the iron from rusting and does not allow even the nearly exposed surface of iron to lose electrons. संपट पड़ी बात. समय के साथ साथ वो मेटल करोड़ होगा जो बचा रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो अपना बलिदान दे रहा है.
लेकिन जब तक वो मौजूद रहेगा तब तक वो आयरन को करोड होने से, रस्ट होने से बचाता रहेगा। अगर मान लो कुछ आयरन का ऐसा कोई सरफेस है, कोई ऐसा पार्ट है जो एयर के कांटेक्ट में भी आ रहा है, तो भी वो करोड नहीं होगा, क्योंकि एयर बोलेगी हम पागल हैं आयरन से जाकर इलेक्ट्रॉन लें। जो H+ आयन बना है एयर में कार्बोनिक एसिड की वजह से, वो बोलेगा मैं पागल हूं, मैं आयरन से जाकर इलेक्ट्रॉन लूं। देखो आयरन के ऊपर कौन है, और आयरन से भी एक ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो इवन एयर भी बोलेगी कि हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। मतलब बोलेगी, मतलब वो इस तरीके से एक्ट करेगी। तो एयर भी वहां पर जो कैथोड बन रही है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसका इलेक्ट्रॉन पहले गेन करेगी, जो उसके ऊपर वाले मेटल, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो उससे बेहतर मेटल है, उससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी। फिर वो आयरन से उम्मीद नहीं करेगी कि तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो आयरन का अगर कोई सरफेस एरिया ऐसा भी है जो एक्सपोज हो रहा है एयर से, तो भी वो करोड नहीं होगा। उसके ऊपर रखा हुआ मेटल जो कोटेड है वही करोड होगा। क्लियर हो गया? हाँ, एक बार वो करोड हो गया पूरा खत्म, फिर आयरन की बारी आएगी, तो फिर तुम उसको दोबारा कोट कर देना, बचता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये होगा कंप्लीट सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्लियर? स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में समझ में आया। अब चर्चा कर लेते हैं वो कौन कौन से मेटल होंगे। जनरली किस मेटल से आयरन को कोट किया जाता है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। जनरली जिस मेटल से आयरन को कोट किया जाता है, तो जिंक इज द वन विच इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कवरिंग ऑफ आयरन। आप ज्यादातर जिंक को यूज करते हो, और जिंक का पोटेंशियल आपको याद है कितना होता है? जिंक का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का ई नॉट रिडक्शन वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। तो कम है ना। आयरन की कितनी थी? -0.44, -0.44, ये -0.76 है, कम है, काम कर जाएगा, काम कर जाएगा। इसलिए हम जिंक को जनरली आयरन के ऊपर कवर करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यह आता है तुम्हारे स्कूल के माट साहब और माट साहिबा का फेवरेट सवाल है, सर गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? आयरन को बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना, किससे बचाने से? रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। ये प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन होती है। जिंक को क्यों कोट करते हैं? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, -0.76 एज कंपेयर टू आयरन। मतलब जिंक ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिडक्शन कम है मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा है, फिर तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जिंक एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है। जिंक फॉर्म्स एन इनविजिबल थिन लेयर। जब जिंक रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स एन इनविजिबल थिन लेयर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट विच इज ZnCO3.ZnOH होल्ड वाइज। तो ये बेसिक जिंक कार्बोनेट होगा, बेसिक जिंक कार्बोनेट विच इज ZnCO3, जिंक कार्बोनेट हो गया, बट इसमें थोड़ा सा जिंक का बेस होगा विच इज ZnOH होल्ड वाइज। तो ये बेसिक जिंक कार्बोनेट बनेगा ऑन जिंक फिल्म, और ये इनविजिबल होगी, मतलब जिंक के फिल्म पर ये एक सॉल्ट बनेगा, बेसिकली जिंक कार्बोनेट, बेसिक सॉल्ट। आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, जैसे ही एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में आएगी वैसे ये थिन फिल्म ऑफ जिंक बना लेगा और इस तरीके का सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये थिन फिल्म बनाकर इस तरीके से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। संपट पड़ी बात। तो ये कौन सा प्रोटेक्शन हो गया? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन को स्पेसिफिकली बचा रहे हो जिंक का कोट करके, तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। जिंक की कोटिंग कहीं पे भी हो उसे गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। और याद रखना, जिंक की कोटिंग से वही होगी जहां जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उस मेटल का प्रोटेक्शन जिसके ऊपर जिंक को कोट कर रहे हो। रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम होना चाहिए। ठीक है, किस मेटल्स के मुकाबले? उस मेटल के मुकाबले जिस पर आप जिंक को कोट कर रहे हो। तो आयरन का ज्यादा है और जिंक का कम है, तो जिंक का कम होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब जिसको मेटल को कोट करे उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होगी, आपको ये फंडा याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके, तो यहां पर क्लियर है? क्लियर हो गया? तो यहां पर आयरन को हमने बचा लिया है,
जिसका पोटेंशियल कितना था रिडक्शन -0.44, जो कि ज्यादा था, और जिंक का कम था -0.76 कम था। तो अपने से कम वाले रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा उसी से आप कोट करोगे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरे मेथड पर आते हैं, कॉल्ड एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि करोजन में मेटल एनोड बनता है क्योंकि वहां वो ऑक्सीडाइज करता है, मेटल ऑक्सीडाइज करता है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो मेटल्स क्या करेंगे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो वो एनोड पर करेंगे, और जब ऑक्सीडाइज हो गए तो करोजन हो गया। अब अगर तुम्हें उनको करोजन से बचाना है तो जरूरी है कि तुम मेटल को एनोड पे नहीं कैथोड पे बना डालो, उन मेटल्स को एनोड पे नहीं कैथोड पे बना डालो। इसको कहेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन। देखेंगे, थ्योरी देखेंगे क्या लिखा है। आयरन मेटल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन इज कनेक्टेड टू अ मोर एक्टिव मेटल ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ वायर। आयरन जिसको प्रोटेक्ट करना है तो उस मेटल को एक मोर एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर दो, या तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दो या वायर के थ्रू। अब सोचो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो मेटल कनेक्ट हो गया किसी मोर एक्टिव मेटल से, तो वो जो मोर एक्टिव मेटल है वो एनोड का काम करेगा। एक्टिव है ना, मोर एक्टिव मतलब मोर, इट हैज अ मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मींस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वो अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और हमारा जो मेटल है जिसको हम करोजन से बचाना चाह रहे हैं वो अब इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, मतलब वो रिडक्शन करेगा अब, क्योंकि उसको हमने कनेक्ट कर दिया कि ऐसे मेटल से जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उससे तेज करता है, तो वो लूज करेगा, और हमारा जो मेटल है जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो गेन करेगा। गेन करेगा मतलब रिडक्शन करेगा। रिडक्शन कहां होगा, कैथोड पर। तो अब हमारा मेटल जिसको हम बचा रहे हैं वो कैथोड पर चला गया, हमारा मेटल जिसको हम बचा रहे हैं वो कैथोड पर चला गया। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन है। देखेंगे, आयरन एक्ट्स एज कैथोड एंड द एक्टिव मेटल एक्ट्स एज एनोड। हमने यहां आयरन को बचाने का कसम खाया है, मतलब ये हमने अज्यूम कर लिया है, क्योंकि अभी हम रस्टिंग ही पढ़कर आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं आयरन को ही बचाए, बट तुम किसी भी मेटल को बचा सकते हो। ये जो प्रिवेंशन मेथड्स मैं बता रहा हूं करोजन की, ये सिर्फ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए नहीं, किसी भी मेटल को प्रिवेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। आयरन को अज्यूम करके चल रहा है एज एन एग्जांपल। तो फिर आयरन विल एक्ट एज कैथोड, आयरन कैथोड की तरह एक्ट करेगा, एंड बाकी जो मेटल्स होंगे एक्टिव मेटल्स, वो जिसके हमने उसको कनेक्ट किया है वो एनोड की तरह बिहेव करेंगे। तो अब आयरन कैथोड हो गया, करोजन बच गया, क्योंकि ये आयरन करोड हो रहा था जब ये एनोड था, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, बट चूंकि अब ये कैथोड हो गया है वहां से इसका करोजन बच गया है। क्लियर? सो द एनोड इज ग्रेजुअली यूज्ड अप ड्यू टू द ऑक्सीडेशन of the metal to its ions due to the loss of electrons. So the anode is gradually used up due to the oxidation of the metal to its ions due to the loss of electrons. तो जो एनोड पर मेटल बैठा हुआ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे अपने आप को गलाने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे उस अपने आप को आयन में कन्वर्ट करेगा। कौन? एक्टिव मेटल, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, बोले तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो हमारा एक्टिव मेटल को मैं M मान लेता हूं, हमारे एक्टिव मेटल को मैं M मान लेता हूं, ये M हो गया। जो M क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। पहले तो ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, हो सकता है N इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी होगी उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो N इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो ये M N पॉजिटिव आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो दो पॉजिटिव, तो Mn प्लस बन जाएगा, विच विल बी इन ईदर एक्वस स्टेट और इट्स मोल्टन स्टेट। तो ये मेटल की जो रॉड है जो सॉलिड में थी वो गलना शुरू कर दे, तो जो मेटल है इट विल स्टार्ट गेटिंग यूज्ड अप, वो मेटल यूज्ड अप होना शुरू कर देगा, यूज्ड अप होने लगेगा, तो वो इस तरीके से यूज्ड अप हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है हमारा मेटल ये नहीं है, हमारा मेटल आयरन है जिसको हम बचाने निकले, तो वो कैथोड बन गया, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, मतलब वो करोड ही नहीं कर रहा। फिर क्लियर हो गया? ये है कैथोडिक प्रोटेक्शन। और चर्चा करते कैथोडिक पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ सो
these electrons gets transferred through wire. ये जो मैंने बताया ना, m से n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो m n पॉजिटिव बन गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर होंगे एंड रिड्यूस H प्लस प्रेजेंट अराउंड द आयरन, और आयरन की तरफ भागेंगे। लेकिन आयरन की तरफ टकटकी लगाकर इलेक्ट्रॉन कौन चाहता है? H प्लस। आयरन के पास कौन बैठा है? H प्लस। ये H प्लस कहां से आया? अरे कार्बोनिक एसिड से। बात समझ में आ रही है? ये H प्लस कहां से आया? कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड क्या है? H2CO3, जिसमें ये डिकंपोज करेगा H प्लस और CO3 -2 में, जिसमें अपने आप को डिकंपोज करेगा। तो यही H प्लस तो जो है, जो वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। तो ये आयरन पर टकटकी लगाकर देखेगा कि भैया आयरन इलेक्ट्रॉन निकालो, जल्दी से निकालो। लेकिन यहां पर हमने एक वायर कनेक्ट कर रखा है इस एक्टिव मेटल से, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी तलाश में ये H प्लस चिपके हुए आयरन से, वो इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाएगा, इनको यहां से मिल जाएगा ये मेटल से। ये कौन सा मेटल है? अपना एक्टिव मेटल है भाई, एक्टिव मेटल। पिछली स्लाइड में जो था एक्टिव मेटल, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इन H प्लस को और इनको इनका काम करने देगा, जो करना है इनको। वही H प्लस H बनाएंगे, H एटम, वो H एटम ऑक्सीजन से मिलेगा, वाटर बनाएगा, वही करेगा। लेकिन आयरन से इलेक्ट्रॉन निकालने को हमने यहां से बचा लिया, मतलब आयरन को बचा लिया कि तुम इलेक्ट्रॉन मत निकालो। H प्लस को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो हमने एक्टिव मेटल से दे दिया, जो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो वायर से हम ट्रैवल करवा देंगे। वायर से कनेक्टेड है तो इस वायर से हम ट्रैवल करा देंगे, और ये H प्लस सारे क्या हो जाएंगे? फिर अपने आप को रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन आयरन ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, एक्टिव मेटल से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन का प्रिवेंशन हो जाएगा। दस आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, इसलिए इस आयरन को हम रस्टिंग से बचा लेंगे, रस्टिंग से प्रिवेंट कर लेंगे। यह मेथड है जिसमें आयरन रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसी में मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड्स। तो यहां पर जो एनोड बनेगा एक्टिव मेटल, ये कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अगेन आयरन से कम हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी आयरन से ज्यादा हो। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा उसी की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो रिडक्शन पोटेंशियल जिस मेटल का कम होगा आयरन से, उसी को हम कनेक्ट करेंगे वायर के थ्रू, उसी को एनोड पर कनेक्ट करेंगे। तो वो कौन कौन हो सकता है? वो मैग्नीशियम हो सकता है, वो जिंक हो सकता है, वो एल्यूमिनियम हो सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ही है, बस इसमें कोटिंग ना करते हुए वायर से कनेक्ट कर दिया, कोटिंग नहीं करी, वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें और कैथोडिक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है? सो इट कैन बी यूज्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड। अब हम उसको सैक्रिफिशियल एनोड कह रहे हैं। सैक्रिफिशियल क्योंकि एनोड सैक्रिफाइस करता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करके, अपना अस्तित्व खत्म करता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो वो कोई एक्टिव मेटल होगा लाइक मैग्नीशियम, लाइक जिंक एंड लाइक एल्यूमिनियम। Magnesium is often employed in cathodic protection of underground pipes in moist soils and storage tanks. वो जो अंडरग्राउंड पाइपिंग्स होती है ना, नगर निगम से हमारे घरों में जो पानी आता है, या जो सीवेज लाइन जाती है, सेप्टिक टैंक की लाइन जाती है, वो सारी चीजें मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहती हैं या फिर स्टोरेज टैंक में रहती हैं। तो वो पाइप में क्योंकि आयरन का होगा तो उसमें रस्ट लगना स्वाभाविक है, उसमें बट ऑब्वियस रस्टिंग होगी। फिर वो पाइप बहुत समय के बाद, हो सकता है 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद डैमेज हो जाए, तो हो सकता है वाटर लीक करे, फिर वो पूरी पाइपलाइन चेंज करवानी पड़ती है। तो उसको बचाने के लिए अब आप क्या करते हो? मैग्नीशियम को एम्प्लॉयड कर देते हो, वहां पर साथ में मैग्नीशियम लगा देते हो, जो सैक्रिफिशियल एनोड बन जाता है। यानी कि जो आयरन के पाइप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, इलेक्ट्रॉन लूज करने से रोक देता है, और मैग्नीशियम बोलता है भैया मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। किसको? उस H प्लस को, और वहां वाटर बन जाएगा, लेकिन आयरन करोड़ होने से, बोले तो रस्ट होने से बच जाएगा। तो ये है सैक्रिफिशियल एनोड का केस, या फिर इसको कह दो कैथोडिक प्रोटेक्शन। मतलब हमने हमारे मेटल जिसको बचाना है उसे एक तरीके से कैथोड बना दिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पर हमारा पूरा करोजन का मेथड, करोजन से निकलने वाला वोल्टेज, करोजन के दौरान होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें सेल्फ आउटपुट कितना आएगा, और उस करोजन को कैसे कैसे बचा सकते हो, इन सब पर हमने चर्चा कर ली है।
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लो। तो भैया यहां पर हमारा पूरा टॉपिक जो है करोजन का वो समाप्त हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ ना सिर्फ टॉपिक बल्कि पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। पूरा चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, हर एक टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। हर एक टॉपिक में हर एक कंसेप्ट को हमने बारीकी से समझा है, इन डेप्थ जाकर समझा है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो फलानी चीज पर क्या असर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, कैसे आउटपुट निकलेगा सेल का, कौन पोटेंशियल आउटपुट में एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। ये सारी चर्चा हमने अपने इस पूरे चैप्टर में की थी और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि वो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं, इन टेक्स्ट हो या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सीबीएसई में, वो सारे क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मोस्ट प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आने वाले समय में हम वो सारे चैप्टर पर चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो आप YouTube पर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो या आपको पूरी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो सबसे अच्छा तरीका आप magnetbrains.com पर जाओ। magnetbrains.com पर जाकर आपको हर फैकल्टी का एक प्रॉपर फोल्डर, प्रॉपर आइकन, प्रॉपर क्लास वाइज अरेंजमेंट दिखेगा। जैसे मेरा 12th क्लास की केमिस्ट्री के 2 पार्ट से पार्ट 1 पार्ट 2, आप किसी भी पार्ट पे क्लिक करो तो आपको ऐसा पूरी लिस्टिंग आएगी चैप्टर की, पार्ट 1 की, कितने लेक्चर है वो भी बताए जाएंगे। यहां प्लस साइन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे आपको पूरे टॉपिक्स की लिस्टिंग आ जाएगी और वो टॉपिक पूरे प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज है। किसी भी टॉपिक पे क्लिक करोगे आपका ये वीडियो चलेगा इस पर। और ये वीडियो YouTube पर जाकर डायरेक्ट देखने से अच्छा आप magnetbrains.com पर देखो, क्योंकि आपको बहुत फायदे हैं। पहला, आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलती है यहां पर, जो कई बार YouTube में अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, या कई बार आप कोई टॉपिक तो सर्च करते हो लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि उस टॉपिक के पहले क्या पढ़ना था, बाद में क्या पढ़ना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटब्रेन्स पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पीछे पूरा चैप्टर की लिस्टिंग है, चैप्टर के बाद सीक्वेंस में टॉपिक लिस्टिंग है, सीक्वेंस में, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा फायदा ये कि YouTube में जब भी आप वीडियो देखते हो तो 1 घंटे के वीडियो में भी 10 ऐड आते हैं। ऐड फ्री वीडियोस नहीं होते वो। अब आप ऐड में आ गए अगर, तो पढ़ने बैठे थे लेकिन किसी शॉपिंग वाली वेबसाइट पे पहुंच जाओगे तो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर क्या पढ़ने आए थे और कहां क्या खरीदने बैठ गए हो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप magnetbrains.com पर जाओ, जहां प्रॉपर प्लेलिस्ट है, प्रॉपर वीडियोस है और सभी सब्जेक्ट के एब्सोल्युटली 100% फ्री कंटेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर का वहां पर आपको फ्री में दिखाएंगे डेमो, उसके बाद बाकी चैप्टर के लिए पैसा मांगेंगे या कोई सब्सक्रिप्शन मांगेंगे। एब्सोल्युटली 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। और जो चैनल आप जिसके थ्रू पढ़ रहे हो उस पर तो आपको पता है केजी से लेकर 12 तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे हर एक चैप्टर के। केमिस्ट्री तो देखो आपको मिल ही रहा है, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, कॉमर्स के सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी मैग्नेटब्रेन्स के मेन चैनल पर। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, फ्री वीडियोस हैं सारे। और वीडियोस को अगर इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको अभी तक करोजन या करोजन कैसे एक सेल की तरह काम कर सकता है वो वाली बात, या उसका आउटपुट कितना हो सकता है वोल्टेज का वो वाली बात, या प्रिवेंशन ऑफ करोजन समझ में नहीं आया तो उन लोगों को वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में वीडियो का फीडबैक जरूर देना, मैं सबके कमेंट फ्री टाइम में बिल्कुल पढ़ता हूं और मैं बिल्कुल उसके उनके जो डाउट्स होंगे उसको भी अपने डाउट सेशन में कैटर करूंगा। टिल देन मैग्नेटब्रेन्स की टीम को इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, थैंक यू।